आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटल्स का लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं, जो कि 10th लेक्चर है। कुछ और बोलने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आप में से जो भी बच्चे जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं सारे लेक्चर्स को, उनको अभी तक पिछले 2 वीक से या शायद 3 वीक से मंडे टू वेडनेसडे मिल रहे थे लेक्चर्स सिर्फ, और बाकी दिन ऑफ था। तो अभी पहले की तरह आपको मंडे टू सैटरडे रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड होंगे शार्प 6 o'clock पे या फिर 6:30 पे, एक टाइम जिस टाइम पे आज ये वीडियो आ रही है उसी टाइम पे। और हर रोज़ आपको मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स रेगुलरली मिलेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये हमारा 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। और अगर इसके पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट पूरी पहली एक्सरसाइज पहले लेक्चर से जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं उस पर बेस्ड है। तो आपको अगर अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया था या कन्फ्यूजन रह रही थी, थोड़ा थोड़ा कम समझ आया था, तो यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें आपको नहीं समझ आई हैं वो भी समझ आ जाएंगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पहले 6 पार्ट्स ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 और हैं। पहले इनको देख लेते हैं। हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स हमें क्या बताना है। सबसे पहला हमें दे रखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं आपको याद है तो कोई बात नहीं। आपको सिर्फ जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ये फिगर ये वाली फिगर होती है या नहीं होती है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिमाग में आपको अपनी डेफिनेशंस याद रखनी है। किसकी? जो भी आपसे चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं उसकी। आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद रखनी है कि एक रेक्टेंगल क्या होता है, और एक स्क्वायर की डेफिनेशन याद रखनी है कि एक स्क्वायर क्या होता है। हो सकता है कि आपको ना याद रहे, काफ़ी सारे फिगर्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट्स, क्या क्या याद रखोगे, लेकिन एक चीज़ तो आप कभी नहीं भूल सकते और वो है फिगर। तो एक स्क्वायर की फिगर आप अपने दिमाग में बना लो और एक रेक्टेंगल की बना लो। स्क्वायर और रेक्टेंगल की क्यों बनाई मैंने? क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर पूछा गया है। अब कई लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। इसका मतलब है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर्स होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो हम ट्रू बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर्स लिखा हुआ है, आर नॉट लिखा होता तो अपोजिट केस हो जाता। तो अगर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो अब इससे आपको क्या समझ आया कि आपको स्क्वायर्स की डेफिनेशन लेनी है, मतलब स्क्वायर की डेफिनेशन देखनी है, और अगर वो रेक्टेंगल पे फिट बैठ जाए तो आप बोलोगे ट्रू है, वरना बोलोगे फॉल्स है। ठीक है, बाद वाली टर्म हमेशा जितने भी हैं ना, सब में आप बाद वाली फिगर की डेफिनेशन लोगे और पहले वाली फिगर पे उसको फिट करने की कोशिश करोगे। तो हम स्क्वायर की डेफिनेशन लेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या वो रेक्टेंगल में फिट हो रही है या नहीं। अब स्क्वायर की डेफिनेशन तो हमें याद नहीं है, बट फिगर याद है। फिगर से हमें पता चलता है कि डेफिनेशन मतलब हमें फिगर देख के याद आ जाती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पहली चीज़। सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, दूसरी चीज़। बस ये दोनों चीज़ें अगर आपको याद हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो आपको स्क्वायर की डेफिनेशन समझ आ गई, वरना डायग्राम से समझ आ गई। ठीक है, तो क्या रेक्टेंगल के केस में सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल 90 डिग्री हैं? तो आप देखोगे कि एंगल तो सारे 90 डिग्री हैं, पर साइड्स सारी इक्वल नहीं है रेक्टेंगल के केस में। ये और ये आपस में इक्वल होती हैं, ये और ये आपस में इक्वल होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हों। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और सिर्फ इसलिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हों। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कहीं पर भी ये नहीं कहती कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो इसके लिए भी आप अपने दिमाग में एक रोम्बस की डायग्राम बना लो कुछ इस तरह से, और एक पैरेललोग्राम की डायग्राम बना लो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब वैसे तो अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो हमने रोम्बस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आपको ऐसे ही याद आ गया कि रोम्बस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर डेफिनेशन याद है तो आप सीधा ट्रू लिख दोगे, और डेफिनेशन नहीं याद है तो आप फिर फिगर से याद करने की कोशिश करोगे कि देखो पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। रोम्बस की साइड्स पैरेलल होती हैं, मतलब कि
जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लोगे और रोम्बस पे फिट बैठाने की कोशिश करोगे। तो पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे ही ये साइड और ये साइड पैरेलल होनी चाहिए। और रोम्बस में हमें पता है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, और ऐसे ही ये साइड और ये साइड भी पैरेलल होती है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन रोम्बस पे फिट बैठ रही है। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब बात हो रही है कि जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। अच्छा नहीं, ये नहीं प्रूफ किया था हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रोम्बस और रेक्टेंगल की डेफिनेशन लेंगे और उसे स्क्वायर में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर फिट बैठ गई तो हम कहेंगे ट्रू, वरना हम कहेंगे फॉल्स। तो देखो रोम्बस की डेफिनेशन क्या है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ये साइड्स सारी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, प्लस सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को स्क्वायर पे फिट बैठाऊं तो क्या ये बात फिट बैठेगी? देखो, क्या ये स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है? क्वेश्चन का क्या कहना है कि ऑल स्क्वायर और रोम्बस, मतलब स्क्वायर रोम्बस होने चाहिए। तो अगर रोम्बस की डेफिनेशन इस पर फिट बैठ गई तो ये रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। बिल्कुल, स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सारी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं। तो ये वाला पार्ट तो ट्रू है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होते हैं, सारे स्क्वायर्स एक रोम्बस भी हैं। अब अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। क्या ये चीज़ इस स्क्वायर पे फिट बैठती है? क्या इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं? ये और ये साइड इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। ये और ये साइड्स इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। देखो, इसने सिर्फ ये कहा है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि इसने कहीं पर ये नहीं कहा कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, चाहे भले ही चारों भी आपस में इक्वल हो गई, तो वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में फिट बैठ गया। रेक्टेंगल की डेफिनेशन में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स देखनी है हमें। ऑपोजिट साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं और एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देखें, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, मतलब कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। पर यहाँ पर लिखा है नॉट पैरेललोग्राम, कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा होता तो ट्रू हो जाता। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब देखो, काइट की भी डेफिनेशन आपको नहीं याद होगी, बट हो सकता है फिगर याद रह जाए। काइट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए आपस में, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए नीचे वाले। तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस में क्या होगा कि रोम्बस की डेफिनेशन को काइट में फिट बैठाएंगे हम लोग। रोम्बस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड पैरेलल होनी चाहिए, और सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो सिर्फ ये कहती है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। पहली वजह तो ये हो गई, और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि ये और ये पैरेलल हों। इनफैक्ट ये और ये पैरेलल नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब ऑल रोम्बसेज आर काइट्स की बात करें तो क्या होगा कि काइट्स की डेफिनेशन को रोम्बस में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। काइट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऊपर की दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, नीचे की दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस के केस में सारी ही साइड इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की दोनों भी आपस में इक्वल होंगी और नीचे की दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ऑल पैरेललोग्राम्स लिख ही देता हूँ या फिर देखो, नेक्स्ट दो पार्ट, लास्ट पार्ट्स जो हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। अब एक नई फिगर, नई तो नहीं है, हमने पहले ही पढ़ी थी। ट्रेपेजियम जब भी आपको दिमाग में आएगा तो आप एक ऐसी फिगर बना लोगे। डेफिनेशन आपको ना याद हो तो यहाँ से रिवाइज़ कर लो कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है कि ये साइड और ये साइड, मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट नहीं, अगल बगल वाली नहीं, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। वैसे भी एडजेसेंट साइड्स कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह पे। तो कोई भी दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, मतलब कि एक चार साइड के फिगर में, तो उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो अब उसने कहा ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम।
क्या करेंगे, वही बाद वाली चीज़, मतलब ट्रेपेजियम की डेफिनेशन पैरेललोग्राम में फिट बैठाएंगे। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो आराम से, हमें तो सिर्फ एक ही पेयर चाहिए था, हमें तो दो दो मिल गए, तो ये तो आराम से ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए था, वो हमें मिल गया। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो क्या करेंगे, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन को स्क्वायर में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए हमें। स्क्वायर में ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं वैसे तो, पर हमें तो एक चाहिए, एक हमें मिल गया, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने देखा हमें क्या करना है कि डेफिनेशंस याद करनी है, और बाद वाली फिगर जो बन रही है यहाँ पर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो बाद वाली की डेफिनेशन को इस वाली फिगर पे फिट बैठाने की कोशिश करनी है। अगर रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं तो ट्रू, वरना फॉल्स। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन दोबारा। मैंने ये सारे फिगर्स इसलिए नहीं मिटाए हैं क्योंकि हमने इतने ही फिगर्स के बारे में पढ़ा है, तो अगर आप ये फिगर्स अलग से बना के रख लोगे तो आप ऐसा समझ लो कि सिर्फ इन फिगर्स को एक दो बार देख लेने से आपका पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज होता रहेगा और आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 राइट एंगल्स। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, वो जो 4 साइड के पॉलीगन्स हों। यहाँ पर हमने 4 साइड के पॉलीगन्स देख लिए, अब हमें वो पॉलीगन्स देखने हैं जिनकी चारों साइड इक्वल हो। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आपको ऐसे फिगर बने हुए तो नहीं मिलेंगे, बट अभी हैं तो अभी इनको रेफरेंस में हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर, क्या स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं? बिल्कुल होती हैं, तो स्क्वायर भी आ जाएगा आंसर में। क्या रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल होती हैं? ज़रूरी नहीं है कि हो। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड से इक्वल हो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि चारों इक्वल हो, तो रेक्टेंगल नहीं लेंगे हम लोग। रोम्बस की डेफिनेशन क्या कहती है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, तो रोम्बस में हमेशा चारों साइड इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम के केस में कभी कभी हो सकती हैं जब वो एक स्पेशल केस रोम्बस का बनेगा, वरना ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, वो इक्वल है कि नहीं इसकी बात नहीं होती है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पर चारों इक्वल हैं कि नहीं इसकी बात नहीं होती है। काइट में भी कहीं पर भी ये बात नहीं होती है कि चारों साइड इक्वल हैं, क्योंकि काइट की डेफिनेशन क्या है कि एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक के साथ एक लगी हुई साइड्स आपस में इक्वल हो। ऐसे ही ट्रेपेजियम की डेफिनेशन भी सिर्फ इतना कहती है कि 2 साइड्स पैरेलल हो, इसमें भी कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि चारों साइड्स इक्वल हो। तो चारों साइड्स इक्वल की बात सिर्फ 2 फिगर में की गई है, जो है स्क्वायर और काइट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड काइट। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें 4 राइट एंगल्स हमें कहाँ मिलते हैं? वैसे तो इन सब फिगर को देख के ही सीधा सीधा पता चल रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में मिलते हैं, और नहीं भी आपको याद है तो आपको फिर से वही बात, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन कहती है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और राइट एंगल होनी चाहिए। ऐसे ही रेक्टेंगल की डेफिनेशन कहती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल, और एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन फिगर्स की डेफिनेशन से निकल के आ रही हैं, तो आपको डेफिनेशंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल क्वेश्चन और पूरी तरीके से डेफिनेशन पे बेस्ड। हमें एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर, हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, कैसे एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। सिमिलरली प्रूव करना है कि कैसे एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, कैसे एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, और कैसे एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि कैसे होता है। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन में फिट करवा देंगे बस। तो देखो बाद वाली चीज़ क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है, एक 4 साइड की फिगर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। हैंस प्रूफ्ड क्या, सिंस स्क्वायर हैज़ 4 sides it is a quadrilateral, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर are equal and parallel, they are parallelograms।
ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ऐसे पैरेलल और ऐसे पैरेललोग्राम नहीं लिखना है, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। ऐसे ही अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपोजिट सारी साइड्स इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल। तो रोम्बस एक स्क्वायर कैसे हुआ? सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस ऑल, इनफैक्ट आपको ऑल 4 साइड्स लिखना चाहिए, सिंस ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल दे आर रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए वो रोम्बस होते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए हमें प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और सारे एंगल 90 डिग्री हैं। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर आप बाकी सब की तरह लिख दोगे, सिंस opposite sides of square are equal and parallel and all the interior angles are right angle, therefore a square is a rectangle। देखिए नेक्स्ट और एक और सिंपल क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा 4 साइड का फिगर बनाना है बताना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स की बात हो गई है, अब हम लोग अभी तक डेफिनेशंस की बात कर रहे थे फिगर्स में, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। डायगोनल्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो बाइसेक्ट हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था? आपको याद होगा कि काइट्स में तो हमने डायगोनल की कोई बात नहीं करी थी, ट्रेपेजियम में भी हमने डायगोनल की कोई बात नहीं करी थी। पैरेललोग्राम में हमने कहा था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और ये वाला इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। और क्योंकि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं तो रोम्बस के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ही स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, मतलब ये सब पैरेललोग्राम ही होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो किस फिगर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगला है विच आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी तो हमने बात करी बाइसेक्टर की, अब बात हो रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, मतलब कि ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं ये आपस में 90 डिग्री बनाए। आपको याद होगा ऐसा हमने सिर्फ 2 फिगर्स के लिए पढ़ा था, एक था ये रोम्बस और एक था इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और नॉर्मल पैरेललोग्राम की किस में ऐसा नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किस किस के होते हैं? एक तो हमारे स्क्वायर के और दूसरे रोम्बस के। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में कहा था कि सब चीज़ें पढ़ी हुई रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप भूल गए थे तो कोई बात नहीं, अब आपको याद आ गया कि स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब एक तो दोनों जो हैं ये इसको और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, प्लस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, वो परपेंडिकुलर है। आर इक्वल की बात हम लोगों ने सिर्फ 2 फिगर्स में करी थी। एक तो रेक्टेंगल में हमने कहा था कि ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होता है और प्रूफ भी किया था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के। और स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल्स जो हैं इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सब चीज़ें इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, सारे डायगोनल इक्वल, सब कुछ इक्वल। तो इक्वल की बात करें तो किस किस में होता है? एक तो रेक्टेंगल में और दूसरा स्क्वायर में। देखिए अगला क्वेश्चन, हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आप तो भूल गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्वेक्स फिगर्स क्या होते हैं, तो आपको याद दिला देता हूँ कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव हम किसी भी पॉलीगन को, यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है मतलब 4 साइड का पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन को हम लोग कब कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक मेरे पास 4 साइड का फिगर है ये, ठीक है, 4 साइड का पॉलीगन। एक मेरे पास 4 साइड का पॉलीगन है ये, चलो ये 1 2 3 4 5 साइड का है। ठीक है, अब अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊँ तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स जो एक के बाद एक ना आ रहे हो, मतलब एडजेसेंट ना हो, इसके बाद ये नहीं आ रहा है, ये और ये पॉइंट जो हैं इसके लगातार साथ में लगे हुए हैं, एडजेसेंट हैं इसके ये और ये इसके, लेकिन ये इसके एडजेसेंट नहीं है। तो डायगोनल की डेफिनेशन कहती है कि नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को हम जब भी ज्वाइन करेंगे
तो जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है या लाइन सेगमेंट बन रहा है इसको हम डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हमने नॉन कॉन्जिक्यूटिव या फिर नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को जो एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं उन्हें ज्वाइन किया तो हमारा डायगोनल बन गया। ऐसे ही अगर इसके डायगोनल्स हम लोग बनाएंगे तो एक डायगोनल इसका देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर ऐसे चलना शुरू करेंगे तो ये पॉइंट बीच में पहले आएगा तब ये आएगा, ऐसे ही अगर ऐसे चलना शुरू करोगे तो इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आएगा तब ये आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन बनी ये डायगोनल है। अब कॉन्केव फिगर्स वो होते हैं जिनका डायगोनल खुद फिगर के बाहर लाई कर रहा है, देख रहे हो ना, ये फिगर यहाँ पर बनी हुई है और इसका डायगोनल बाहर लाई कर रहा है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर लाई करते हैं। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, सेकंड में रिवाइज भी करी थी, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया ताकि आपको याद आ जाए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब इसने हमसे कहा है कि हमें प्रूफ करना है कैसे एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बहुत सिंपल है, अगर आप एक रेक्टेंगल देखोगे और इसके डायगोनल्स देखोगे तो इसके डायगोनल्स क्या हैं, फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। यही बात आपको इंग्लिश में लिख देनी है, कैसे, सिंस बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल lie inside it, therefore it is a convex quadrilateral। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस, जितने भी हम फिगर्स हमने पढ़ी हैं, जितनी भी यहाँ पर सारी ही फिगर्स एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब ये नहीं कि हार्ड है, अच्छा मतलब बाकी सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान थे, डेफिनेशंस पे काम कर रहे थे, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन बोल रहा है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, कुछ इस तरह से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि एक एंगल पे कहीं पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। अब क्या कहा उसने, O जो है मिड पॉइंट है किस चीज़ का, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। इस राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है। इनको भी नाम दे देते हैं A, B और C। आप कैसे भी दे सकते हो, A B C ऐसे लिख दो, A B C ऐसे लिख दो, या ऐसे ABC लिख दो, ठीक है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C। अब हमें बताना है इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है किसमें, O का A B और C से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस OA, ये डिस्टेंस OC और ये वाला डिस्टेंस OB, ये तीनों इक्वल हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ऐसे प्रूफ करेंगे। अगर आप ऐसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना लो इसका, ठीक है, रेक्टेंगल बना सकते हैं इस तरह से हम लोग। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी मैंने इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई और सीधी खींच दी। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई 90 डिग्री पे और सीधी खींच दी। जहाँ पे दोनों लाइनें मिली उनको ज्वाइन कर दिया। अब ये तीनों एंगल 90 90 90 हैं, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल 360 होते हैं। तो ये तीनों 90 हैं, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 90 90 270, तो ये भी 90 होना चाहिए। अब आपको याद आ रही होगी इस फिगर को देखने के बाद रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी भी डिस्कस करी थी, क्या कि इसके ये जो डायगोनल हैं अपने आप, ये वाला डायगोनल जो है AC और ये वाला डायगोनल है जो B, मान लो कि ये पॉइंट D है, तो हमने रेक्टेंगल की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि AC जो है वो BD के इक्वल होगा। दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसका हमने प्रूफ भी देखा था लास्ट वीडियो में या शायद लास्ट वीडियो में। तो AC जो है वो BD के इक्वल है, और इसी का हमने क्वेश्चन भी किया था और प्रूफ भी किया था, कैसे ये जो आधा डिस्टेंस है। और क्यों किया था, चलो पुरानी बात छोड़ो, अभी डिस्कस करते हैं
कि ये और ये डायगोनल दोनों इक्वल हैं। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये डायगोनल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में, और ये वाला डायगोनल इसको, ठीक है, ये डायगोनल इसको और ये डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है आपस में, ऐसे ही ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है आपस में। इससे मेरा मतलब है OA और OC बराबर हैं, OA इज इक्वल टू OC, और OB जो है वो OD के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक बात और, अगर ये पूरा x है और मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, x/2, और ये पार्ट कितना हो जाएगा, x/2, x का आधा। ऐसे ही अगर AC पूरा x है तो ये BD भी पूरा कितना हो जाएगा, AC के बराबर है, तो ये भी पूरा x हो जाएगा, और ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब कि OB कितना हो जाएगा, x/2, और OD कितना हो जाएगा, x/2। तो इस तरह से हमने देखा कि OA, OC और OB तीनों ही x/2, मतलब तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। आपको x/2 लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए है कि OA, OC, OB, OD चारों इक्वल आ रहे हैं। आपको एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख देनी है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, हिंदी में बोलें तो क्योंकि एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए OA, OB और OC तीनों बराबर होंगे। ठीक है, इतना सिंपल था ये। बस इंग्लिश इसमें आपको लिखनी थी, एक्सप्लेनेशन लिखना था एक छोटा सा इंग्लिश में कि क्यों ये तीनों इक्वल होंगे। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये चैप्टर हो सकता है आपको पुराने चैप्टर से थोड़ा अलग लगा हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी याद भी करनी है समझने के साथ साथ, जैसे कि क्या डेफिनेशन होती है इन फिगर्स की, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ मुश्किल लग रही हो तो उसको एक बार से ज़्यादा 2 बार 3 बार पढ़ो, वो चीज़ें आपको आराम से समझ आने लगेंगी। और इस तरह फिगर्स बना के समझो, अपनी तरफ से समझने की कोशिश करो तो आप उनको ज़रूर याद रख पाएंगे। अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। 5 या 6 वीडियोस में हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। रेगुलरली आप फॉलो करते रहना, हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक नई एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा चैप्टर है और एक बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहना ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।